शुरुआत होती है जिंदल एंटरप्राइजेस के मालिक रणदीप जिंदल से, जिनका रोल प्ले किया है रोनित रॉय ने। तो आगे हम देखते हैं कि उनकी कंपनी में काम करने वाले वाल्मीकि यानी परेश रावल के घर पर बेटा जन्म लेता है। साथ ही रणदीप जिंदल के घर पर भी बेटा ही जन्म लेता है और दोनों एक ही हॉस्पिटल में होते हैं। पर वाल्मीकि बच्चों की अदला बदली कर देता है। जो असली शहजादा है यानी जिंदल साहब का बेटा, वो पहुँच जाता है परेश रावल के घर, जो की एक मामूली से क्लर्क का बेटा बनकर जिंदगी बिताएगा, जबकि क्लर्क का बेटा राज घराने में ठाठ से रहेगा। दरअसल जिंदल साहब का बेटा सांस नहीं ले पा रहा था और वाल्मीकि ने यही सोचा कि यही अच्छा मौका है बच्चों की अदला बदली करने का। और इसमें एक नर्स भी उसका साथ देती है, क्योंकि जिंदल साहब के बेटे की देखरेख करना उसी की ड्यूटी थी। और अब लोगों को मालूम चलेगा कि उसकी देखरेख में जिंदल साहब के बेटे की जान चली गई है तो उसकी नौकरी जा सकती है। इसलिए वो दोनों यहाँ पर मिलकर बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। और जब वो दोनों अदला बदली कर ही रहे होते हैं कि तभी जिंदल साहब के बेटे की सांसें वापस आ जाती है। इसलिए अब नर्स चाहती है कि वो दोनों के बेटों को अपनी अपनी जगह पर रख दे। लेकिन वाल्मीकि के लालच ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि वो नर्स से कहता है कि किस्मत चाहती है कि मेरा बेटा राज घराने में ठाठ से रहे। लेकिन नर्स उसकी बात नहीं मान रही होती है। तब उनके बीच में झड़प हो जाती है और यहाँ पर नर्स का पैर फिसल जाता है, जिससे कि वो हॉस्पिटल से नीचे गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। अब दोनों के बेटे अपने अपने घर पहुँच चुके थे, जहाँ पर जिंदल साहब के बेटे का नाम राज रखा जाता है और वाल्मीकि अपने बेटे का नाम हर कुछ ही रख देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बेटा उसका नहीं है। इसलिए वो उसका नाम बंटू रखता है। लेकिन पंडित जी भी उससे मना करते हैं कि ऐसा नाम वो नहीं रख सकता। पंडित जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे दो बर्तनों को आपस में बजा दिया हो। लेकिन ये नाम फाइनल हो चुका था। अब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और हमें पता चलता है कि बंटू पढ़ाई में बहुत तेज है और राज पढ़ने में एकदम फुस्सी है। जिसके बाद कहानी 25 साल आगे शिफ्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि बंटू की माँ नहीं रही है। उसके घर में वाल्मीकि, बंटू और उसकी छोटी बहन है। साथ ही बंटू यहाँ पर जॉब के लिए स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है और आज की दी हुई सेकंड हैंड चीजों पर गुजारा कर रहा है, क्योंकि बंटू की किस्मत में यही लिखा है। यहाँ दूसरी तरफ वाल्मीकि जिंदल साहब के महल में था, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि राज विदेश से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके वापस लौट रहा है। इसलिए वाल्मीकि बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी स्वागत की तैयारी में भी लग जाता है। लेकिन बिना चमेली की माला के बिना तो स्वागत इम्पॉसिबल है। इसलिए वो अपने बेटे बंटू के पास कॉल करता है और उससे एक चमेली की माला मंगवाता है। और जब बंटू माला लेकर पहुंचता है तो वाल्मीकि उसे घर के अंदर नहीं घुसने देता है, हर बार की तरह। और बंटू हमेशा उससे यही बात कहता है कि वो उसे अंदर घुसने क्यों नहीं देता है। तब वाल्मीकि उससे कहता है कि तेरी किस्मत खराब है, इसलिए तू अंदर कभी भी नहीं आ पाएगा। जिसके बाद हम राज को देखते हैं, जो कि विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर आया था। दरअसल उसने 7 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। इसके बावजूद वो जिंदल एंटरप्राइजेस का सीईओ बनेगा, क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी है। अब बंटू जॉब की तलाश में अपनी बहन के साथ निकल पड़ता है, जहाँ बीच रास्ते में कुछ गुंडे उसकी बहन को तंग करने लगते हैं और उसकी चुन्नी को भी ले जा लेते हैं, जिस पर कि बंटू को ईगो हर्ट हो जाता है। और फिर बंटू उन लोगों के पास पहुंचकर उन लोगों को सबक सिखाकर अपनी बहन की चुन्नी वापस लेकर आ जाता है। अब बंटू एक लॉ फॉर्म में जाता है, जहाँ पर कि उसे एक इंटरव्यू देना था, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है समारा नाम की एक लड़की से, जो कि एक बहुत बड़ी एडवोकेट है और यही उसका इंटरव्यू लेने वाली थी। लेकिन यहाँ पर बंटू बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि बंटू समारा के ऊपर चांस मारने लगा था, जबकि उसे ये नहीं मालूम था कि समारा ही उसकी बॉस है। अब आगे हम देखते हैं कि जिंदल परिवार की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सारंग नाम का आदमी उनके पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल सारंग कुछ नशीले पदार्थों को खिलौनों में भरकर उनका धंधा करता है और कार्गो के लिए जिंदल एंटरप्राइजेस का ही सहारा लेता है। लेकिन जब ये बात जिंदल परिवार को मालूम चलती है कि सारंग इस तरह के काम करता है, तो जिंदल परिवार ने सारंग के कामों पर रोक लगा दी। लेकिन सारंग अभी भी अपने काम के पीछे अड़ा हुआ है और वो जिंदल एंटरप्राइजेस से किसी भी तरह से ये काम निकलवाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जिंदल फैमिली ये चाहती है कि वो अपने बेटे राज को टेस्ट करे, इसलिए वो सारंग के पास उसे भेजते हैं और उससे कहते हैं कि वो इस काम के लिए उनसे साफ साफ मना करके आए। और जब राज का सामना सारंग से होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो ना नहीं कर पाता है, जिससे कि जिंदल फैमिली समझ जाती है कि उनका लल्लू लाल कोई भी काम का नहीं है, उसे किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज नहीं है और उसकी हरकतें एकदम बच्चों की तरह है। जिसके बाद हम एक कैफे में समारा को देखते हैं, जिससे कि एक आदमी बात करने के लिए आया था। यहाँ पर वो आदमी जबरदस्ती समारा को केस देने की कोशिश करने लगता है और उसके साथ बदतमीजी भी करने लगता है, जबकि समारा ये केस नहीं लेना चाहती थी। यहीं पर हम बंटू को देख पाते हैं, जो कि उस आदमी को सबक सिखाता है और उसे कहता है
कि जब कोई औरत मना करती है तो वो डेफिनेटली मना ही होता है। और यहीं पर बंटू उसे सबक भी सिखाता है, जैसे कि समारा बंटू को अपने साथ काम पर रख लेती है। और आगे हम देखते हैं कि यहीं पर जिंदल एंटरप्राइजेस के रणदीप जिंदल भी यहीं पर मौजूद थे, जिन्हें कि बंटू की ये सारी बातें बहुत ही अच्छी लगी थी, जिसने साफ साफ मना करने की एक बहुत बड़ी हिम्मत जुटाई थी। वहीं दूसरी तरफ जिंदल फैमिली अपने लल्लू लाल राज से परेशान थी, जो कि घर में ही बच्चों वाले डिंकी गाड़ी से घूमता रहता है और इसी को लेकर घर वाले काफी ज्यादा उससे परेशान हैं। अब अगले दिन बंटू समारा से मिलता है और उसे अपनी सारी चीजें बताता है कि वो किस तरह से रहता है। उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी और यहाँ पर बंटू समारा को बताता है कि उसकी जिंदगी हमेशा सेकंड हैंड चीजों पर ही गुजरी है। पहली बार उसे ऐसा लगा है कि अब वो शायद कुछ कर सकता है। दरअसल बंटू को समारा से प्यार हो गया था और कहीं न कहीं समारा को भी बंटू से प्यार हो गया था। और फिर कुछ दिनों के बाद समारा के पिता समारा को लेकर जिंदल फैमिली के पास जाते हैं और उससे राज का रिश्ता करवा देते हैं, जबकि बंटू और समारा एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यहाँ पर समारा और बंटू कहते हैं कि हम ये सारी बातें जिंदल फैमिली के ऑनर यानी कि रणदीप जिंदल को बता देंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो उनके ऑफिस जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणदीप जिंदल के ऑफिस में सारंग भी था, जो कि उनसे बात करता है और उनसे कहता है कि जब तक आप जिंदा है तब तक मेरा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अपने नुकीले छाते से उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सही वक्त पर यहाँ पर बंटू और समारा पहुँच जाते हैं, लेकिन लिफ्ट भी बंद थी और सीढ़ियों के रास्ते भी बंद थे। लेकिन बंटू यहाँ पर किसी तरह से जिंदल सर को हॉस्पिटल ले जाने में कामयाब हो जाता है। अगर कुछ देर और हो जाती तो जिंदल साहब की जान भी जा सकती थी। जिसके बाद बंटू हॉस्पिटल में घूमने लगता है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक पेशेंट से, जो कि 25 साल से कोमा में थी। और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही नर्स है जिसने वाल्मीकि के साथ मिलकर बच्चों की अदला बदली की थी। यहाँ पर वो नर्स बंटू को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे पिता वाल्मीकि नहीं है बल्कि जिंदल सर हैं। और ये सारी बातें बताने के बाद उस नर्स की यहीं पर मौत भी हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जब ये सारी बातें बंटू को पता चल जाती हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने पिता वाल्मीकि को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और वो उससे कहता है कि 25 साल से तुमने मुझसे ये झूठ बोल कर रखा है, जबकि इस सच्चाई को मुझे जानना जरूरी था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। तब वाल्मीकि उससे कहता है कि क्या तुम ये सच्चाई सभी को बता दोगे, जिस पर कि बंटू उनसे कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। और वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है। वो उससे कहता है कि अब उसे एक बहुत बड़ी आजादी मिल रही है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत खराब है, क्योंकि सब कुछ अच्छा करने के बावजूद उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे, जबकि उसे ये थोड़ी ना मालूम था कि उसके पिता ही नहीं है। तो अब किसी तरह से बंटू को जिंदल साहब के घर में एंट्री लेनी थी, इसलिए रणदीप जिंदल का जो डॉक्टर इलाज कर रहा होता है, बंटू उसके बेटे को किडनैप कर लेता है। और यहाँ पर डॉक्टर जिंदल साहब से कहता है कि जिस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई है वो अगर तुम्हारे आसपास रहेगा तो तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। तब घर में असली शहजादे की एंट्री होती है, मतलब कि बंटू की। अब घर में पहुँचने के बाद बंटू सभी से मुलाकात करता है और इस फैमिली को जानने की कोशिश करता है, क्योंकि ये उसकी फैमिली थी। अंदर जाकर बंटू अपने नाना जी से भी मिलता है और उन्हें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि रणदीप जिंदल की जान उसी ने बचाई थी। जिसके बाद उन दोनों के बीच में जमने लगती है और वो उसे जॉब ऑफर कर देते हैं कि 50,000 रुपए उसकी महीने की तनख्वाह होगी। और जब बंटू घर में होता है तो परिवार के बारे में उसे कुछ बातें मालूम चलती है, जैसे कि रणदीप जिंदल और उसकी पत्नी आपस में बात नहीं करते हैं और रणदीप जिंदल की पत्नी के भाई जो होते हैं वो उनकी ही कंपनी को धोखा देकर कई सारे पैसे हड़पने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो धीरे धीरे करके बंटू अब सारी प्रॉब्लम्स को समझने लगता है। जिसके बाद वो अपने नाना के साथ सारंग के लोगों के पास पहुंचता है और वहां पर जब वो पहुंचता है तो वहां के कुछ लोग बंटू के नानू के साथ बदतमीजी कर देते हैं और उन्हें धक्का मारकर गिरा भी देते हैं। ये देखकर बंटू को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ के लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं राजपाल यादव को, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में थे। यहाँ पर वो दरअसल इसलिए आया था क्योंकि उसे सिक्योरिटी देनी थी रणदीप जिंदल को। तब उनकी मुलाकात बंटू से होती है और बंटू उनसे कहता है कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर है। तब इंस्पेक्टर बंटू से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। तब बंटू उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर काम करने वाला एक साधारण सा लड़का है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर समारा आती है और वो बंटू को गाल पर किस कर कर चली जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आदित्य जिंदल आते हैं, जो कि उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। ये सारी चीजें देखकर इंस्पेक्टर का दिमाग खराब हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर एक साधारण से आदमी को काम पर रखने के बाद भी उसे इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। अब बंटू को घर की कुछ और बातें मालूम पड़ती है और वो बात ये थी कि दरअसल में रणदीप जिंदल और उसकी पत्नी
पत्नी आपस में बात नहीं करते हैं। 7 साल से वो रूठे रूठे तरीके से ही एक दूसरे से बात करते हैं। तो बंटू उन दोनों से कहता है कि अगर वो ठीक ढंग से नहीं रह सकते तो उन्हें तलाक ले लेना चाहिए, जबकि रणदीप जिंदल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर वो बंटू को थप्पड़ लगाते हैं और अपने घर से बाहर भेज देते हैं। दरअसल उनके बीच के झगड़े का कारण ये था कि 7 साल पहले रणदीप जिंदल का आयशा नाम की एक लड़की से अफेयर था और उन्हें इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप भी था और आज तक उन्होंने अपनी पत्नी से सॉरी तक नहीं बोला है। तब रात को रणदीप जिंदल और उसकी पत्नी आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और रणदीप जिंदल अपनी पत्नी से रोते हुए सॉरी भी बोलता है और जिसके बाद उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। अब अगले दिन एक पार्टी होती है जिसमें कि बंटू को बुलाया जाता है, जहाँ पर एक जश्न मनाया जाता है और जब रणदीप जिंदल की पत्नी वॉशरूम में जाती है तो बाहर सारंग आ जाता है और वो उसे उठाकर भी ले जा लेता है। सारंग की यहाँ पर कुछ मांगे भी थी। वो उनसे 500 करोड़ के शेयर्स मांगता है और उनसे कहता है कि जो काम वो करता आ रहा है उसमें कोई भी टांग ना अड़ा। तो जिंदल फैमिली चाहती है कि इस काम को राज अंजाम दे, लेकिन उससे पहले ही बंटू सारंग के अड्डे पर पहुँच जाता है और वो उनसे कहता है कि जब बात माँ पर आती है तो डिसीजन नहीं बल्कि एक्शन लेते हैं। जिसके बाद बंटू यहाँ पर सारंग के लोगों को चुन चुन कर मारता है और अपनी माँ को भी छुड़ाकर ले जा लेता है। अब बंटू की असलियत सबको मालूम चल चुकी थी, मतलब कि आदित्य जिंदल और रणदीप जिंदल को, लेकिन उनकी पत्नी को अभी तक ये बात नहीं मालूम थी और बंटू ये चाहता भी नहीं है कि ये बात उन्हें मालूम चले, क्योंकि अगर उन्हें ये बात मालूम चली तो उनका दिल टूट जाएगा। इसलिए वो ये नहीं चाहता है कि उन्हें उसकी असलियत मालूम चले। तो बंटू ने सब कुछ ठीक कर दिया था और बंटू तो अपने पिता से भी गुस्सा नहीं था। वो उन्हें एक स्कूटर गिफ्ट करता है और उनसे कहता है कि भले ही तुमने मुझे बहुत गालियां दी हो, लेकिन तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। भले ही तुमने मुझे चिल्ला चिल्ला कर लोरियां सुनाई हो, पर नींद तो तुम्हारी गोद में आया करती थी। जो इंसान खुद नहीं चल सकता था उसने मुझे चलना सिखाया। तो वो यहीं पर रहने वाला है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag.